जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 6। तो यह हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले भी हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, उसी का यह क्या है, एक प्रैक्टिस सेट है। और इस सारे प्रैक्टिस सेट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन आपके तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप कोशिश करिएगा कि हर एक प्रैक्टिस सेट को आप रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ज्ञानतू पे आपका स्वागत है। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6। और ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? जी हां दोस्तों, एक ऐसा यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन है जो इसकी स्थापना कहां हुई थी, बिहार में। और बिहार का पहला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह जो एग्जाम करवा रही है बिहार सरकार का एग्जाम है। और बिहार सरकार के एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार से रिलेटेड, बिहार के इतिहास से रिलेटेड, बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड और बिहार का जो करंट अफेयर्स होगा इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जैसा कि सिलेबस में भी दिया हुआ है, सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। और क्या कहते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलका मांझी और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय। चलिए 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में सबसे पहले हम थोड़ा सा हिंट्स देंगे आपको। यह कहां बसा हुआ? यह गंगा तट के किनारे में बसा हुआ है। यह जो गंगा तट के किनारे स्थापित किया गया था, यह जो विश्वविद्यालय है इसको कहां किया गया था? गंगा नदी के किनारे, गंगा तट पर इसको स्थापित किया गया था। जी हां दोस्तों, और यह जो है कभी ऑक्सफोर्ड भी कहलाता था। यह जो है पूर्व में क्या कहलाता था? ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। चलिए 1 अक्टूबर 1917 को इसकी स्थापना हुई। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1917 को इसकी स्थापना हुई है। और भारत के 7 जो प्राचीन यूनिवर्सिटीज हैं, जो पुराना, सबसे पुराना यूनिवर्सिटीज है, उसमें से एक नाम इसका भी है। चलिए यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय। और पटना विश्वविद्यालय जब ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 अक्टूबर 1907 को, तो 107 वर्ष, करीब करीब कितने साल पूरे हो गए? 107 साल पूरा हो गया। 107 साल पूरा हो जाएगा कब? 1 अक्टूबर 2023 में। 1 अक्टूबर 2023 में इसका कितना हो गया? 107 साल पूरा हो गया। और पहले कुलपति कौन थे? इसके जो पहले कुलपति थे जेजी जेनिंग्स थे, जेजी जेनिंग्स थे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? पटना विश्वविद्यालय। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत के बाद का बात हो रहा है। यहां पे जो बात हो रहा है वह स्वतंत्र भारत के बाद का पहला बहुउद्देशीय परियोजना था। हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और टिहरी बांध परियोजना। कौन सी परियोजना थी? तो यह परियोजना 7 अप्रैल 1948, कब आया? 7 अप्रैल की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। और यह परियोजना था, कौन सा परियोजना था? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा? दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो समझिएगा सबसे पहले कि भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में क्या होता है? इलेक्शन होता है। और जनता क्या करती है? सरकार का चुनाव करती है। जब जनता सरकार का चुनाव करेगी तो कोई एक ऐसा आयोग होगा जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी लेगा। यानी स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव को क्रियान्वित करने के लिए जो आयोग है भारत में, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग को किस आर्टिकल के
अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत उसको शक्तियां मिली है और उसको क्या किया गया है, योजना आयोग का क्रियान्वयन किया गया है जो निष्पक्ष चुनावों का आयोजन करेगा। और उसी में इसकी शक्तियों के बारे में भी वर्णन किया गया है कि कौन कौन सा प्रावधान होगा, कौन कौन सी शक्तियां जो होगी वो निर्वाचन आयोग के पास होगा। चलिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए चुनाव कराना आवश्यक है और चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, निर्वाचन आयोग की होगी। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में हम लोग क्या चीज की बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के लिए बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है। बीडी सावरकर का नाम, बीडी सावरकर वाला क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व का जो एजेंडा है या हिंदुत्व के बारे में जो बात हो रही है आजकल, यह करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। चाहे इसको आप पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव में देखें या किसी और प्रोस्पेक्टिव में, लेकिन यह हिंदुत्व का मुद्दा अभी क्या है, हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीडी सावरकर जो थे ये क्या थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बहुत ही फेमस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है जिनको हिंदू लीडर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर इतिहास की बात करें तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में बीडी सावरकर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के लिए या मुख्य रूप से लिया जाता है। चलिए, हिंदुत्व का जो वर्ड है इन्हीं के द्वारा लोकप्रिय किया गया था, कब, बीडी सावरकर के द्वारा, जब ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे तब। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, बीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या था, तो क्या नाम होगा, या 1857 की जो क्रांति हुई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, लड़ाई जो हुई थी, उसी से रिलेटेड, उसी के बारे में यह पुस्तक लिखी गई थी और इसको प्रकाशित किया गया था 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। और ब्रिटिशर्स के द्वारा इसके ऊपर क्या किया गया था, पाबंदी लगा दिया गया था। चलिए कौन करेक्ट आंसर होगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यही क्वेश्चन बुक का नाम है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। चलिए, बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व अभियान कहां पे है। चलिए, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखेंगे कि बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है। चलिए उसके पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि ये कहां है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, आपके सटे हुए राज्य में है। चलिए एक हिंट्स मिल गया, आपके सटे हुए राज्य में है। और यह कहां है, अलीपुरदौल जिले में है, अलीपुरदौल जिले में, चलिए लिख देते हैं, अलीपुरदौर जिले में है। और कौन से राज्य में हो जाएगा, बंगाल टाइगर से याद रखिएगा, तो यह हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, अलीपुरदौर जिले में है। और यह पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है और 760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, 760। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। CSIR की बात हो रही है, CSIR की बात हो रही है कि कहां है हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। कौन सा संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र कहां अवस्थित है। नई दिल्ली करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बताइए, यह है हमारा यूपी में है। तो चलिए याद करते हैं कि यूपी में है, तो इसका निर्माण 1800 ईस्वी में कब किया गया, 1800 ईस्वी में नवाब सदाकत अली के द्वारा। 1800 ईस्वी में नवाब सदाकत अली के द्वारा, किसके द्वारा, सदाकत अली के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है, नवाब सदाकत अली के द्वारा। और इसका पहले नाम क्या था, इसका नाम जो था पहले 1800 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई थी तो
इसका नाम था सिकंदर बाग। इसका क्या नाम था, चलिए लिख देते हैं ये भी, सिकंदर बाग, इसका नाम था सिकंदर बाग। और अभी हो गया क्या नाम इसका बदल करके, कब किया गया, 1953 को। कब, 13 अप्रैल 1953 को, 13 अप्रैल 1953 को, 13 अप्रैल 1953 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। और के एन कॉल इसके प्रथम क्या थे, निदेशक थे। के एन कॉल इसके प्रथम क्या थे, निदेशक थे, के एन कॉल। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये याद रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, ये डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी भरत मुनि है, भरतनाट्यम सॉरी नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हो गए, भरत मुनि। और यह भरत मुनि इसके रचयिता है। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है। और यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रंथ में आता है। चलिए आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संघनी के अध्यक्ष कौन थे, तृतीय बौद्ध संघनी। और कौन से बौद्ध संघनी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में, महायान और हीनयान में क्या बट गया था, बौद्ध धर्म। चलिए कौन से बौद्ध संघनी में, कमेंट करके बताइए। और यह क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तृतीय बौद्ध संघनी के अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तिस थे। और अश्वघोष, अश्वघोष जो थे वो कौन थे, चौथे बौद्ध संघनी में, चौथे बौद्ध संघनी के अध्यक्ष ये थे। और मोगली पुत्र तीस थे, तृतीय बौद्ध संघनी के। और पाटलिपुत्र यानी पटना में क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संघनी कहां हुई थी, पटना में हुई थी। तृतीय बौद्ध संघनी पटना में हुई थी। और अश्वघोष के साथ आप वसुमित्र भी ऐड कर लीजिएगा, वसुमित्र, अश्वघोष एंड वसुमित्र और अश्वघोष, ये दो लोग थे जो कि चौथे बौद्ध संघनी के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संघनी में हो गए मोगलीपुत्र तिस। अगला क्वेश्चन, पालकुंड का पर्वत किस राज्य में स्थित है, पालकुंड, पालकुंडा या पालकोंडा की पहाड़ियां, क्या बात हो रही है, पालकुंडा या पालकोंडा की पहाड़ियां कहां अवस्थित है, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चलिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, अनंतपुर और कडपा में कहां है, अनंतपुर और कडपा जिला जो है कहां का, किसका, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर और कडपा जो जिला है, ये दो जो जिला है इसी में है, क्या है, यह पालकुंडा या पालकोंडा की पहाड़ियां अवस्थित है। चलिए यह दक्षिणी भाग कहां, दक्षिणी भाग ये पूर्वी घाट पर्वतमाला पे, दक्षिणी भाग के किस हिस्से में है, पूर्वी घाट पर्वतमाला। चलिएगा ये भी याद रखिएगा, चलिए ये भी याद रख लीजिए आप लोग, पूर्वी घाट में अवस्थित है, अनंतपुर और कडपे जिला में यह है पालकुंडा की पहाड़ियां, पालकुंडा का पर्वत। चौहान वंश एवं कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, कौन सा अगला है, चौहान वंश। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, चौहान वंश एवं कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, चौहान वंश और कर्ण वंश। चलिए ये कौन से मूल रूप से ब्राह्मण से उद्भव हुआ है, मूल रूप से क्या चीज का, चौहान वंश एवं कर्ण वंश का क्या हो गया, उद्भव जो हुआ है वो ब्राह्मण वंश से हो गया। कर्ण वंश क्या है, कर्ण जो हो गया गोत्र हो गया, क्या हो गया, कर्ण गोत्र हो गया। और इसके जो संस्थापक है वह नाम बताइए, विष्णुदेव होगा, अवंती वर्मन होगा, वासुदेव होगा या सिंह विष्णु होगा। चलिए चौहान वंश और कर्ण वंश की जब बात हो रही है तो ब्राह्मण वंश से आया, या मूल रूप से कर्ण क्या हो गया, एक गोत्र हो गया और यह ब्राह्मण समुदाय से रिलेटेड है। और इसमें क्या हो गया कि इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी बोला जाता है कहां था, विदिशा। इसकी राजधानी कहां थी, विदिशा में थी, विदिशा में इसकी राजधानी थी। चलिए अब बताइए कि क्या होगा, वासुदेव, कर्ण चौहान वंश के संस्थापक का नाम वासुदेव, चौहान वंश के संस्थापक का नाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कौन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ, बी फॉर बेटी, बी फॉर बचाओ, और फिर बेटी को क्या कराओ, पढ़ाओ। यह जो है बीबीपी जो योजना शुरुआत की गई, कब शुरुआत किया गया, 10 जुलाई 2014, 22 जनवरी 2015, 9 मई 2015, 16 जनवरी 2000। पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुआ है इसका, कहां से शुरुआत हुआ है, पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुआ है, पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुआ है।
ठीक है। और समझिएगा कि सीएसआर जो है में गिरावट हो गया। गिरावट मतलब देखिए भारत क्या है, फिर से हम लोग बात करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार है। इसमें भारत सरकार क्या कोशिश करती है कि स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार दिया गया है, और जब बराबर अधिकार दिया गया है तो उनके जो स्तर है उसको भी क्या करना है, जो भी स्तर है साक्षरता का जो स्तर है उसको भी क्या करना है, बराबर करना है। यानी उसमें सशक्तिकरण है, महिलाओं में सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है और महिलाओं की भागीदारी प्रजातंत्र में सुनिश्चित करना है। मतलब बराबर भागीदारी देना है, इक्वल मेजोरिटी के लिए क्या करना है, उनका भी जो है अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। इसके लिए बार बार सरकार कुछ ना कुछ योजना लेते आती है। तो महिला सशक्तिकरण का जो योजना होगा उसमें एक योजना यह भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी साक्षर करो, बेटी को, महिलाओं को, बालिकाओं को क्या करना है, साक्षर करना है। उसके लिए यह योजना का शुरुआत किया गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन से साल में 22 जनवरी 2015 को, कब 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी कब हो गया, 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। 2015 याद रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, और यह पानीपत हरियाणा में शुरुआत किया गया था। और यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। और यह सीएसआर में गिरावट के बाद, गिरावट के बाद जो इंडेक्स में गिरावट हुआ उसके बाद यह योजना का क्या किया गया था, शुरुआत किया गया। चलिए 12, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। चलिए यह भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है जो भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। तो वहां के लोगों की चांदी ही चांदी है। चलिए चांदी की बात हो रही है तो राजस्थान का उदयपुर जो जगह है राजस्थान का, वह फेमस है चांदी के उत्पादन के लिए। कौन सा जगह, राजस्थान का उदयपुर। वर्तमान समय में उत्पादन दर के अनुसार जो उत्पादन का दर है, रेशियो है, प्रोडक्शन का रेशियो है, उसके हिसाब से कौन सा जगह, उदयपुर। बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। कहां की बात हो रही है, बंजारा और बकला, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और आंध्र प्रदेश। देखिए किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, इसका मतलब यह है कि यह जो जनजाति होगा सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य में नहीं होगा, इसके अलावा भी और सारे राज्य में यह फैला होगा। लेकिन मुख्यतः आपको बताना है कि कौन से राज्य, किस राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या आंध्र प्रदेश। तो समझिएगा मुख्यतः प्रमुख जनजाति जो है आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की जो जनजाति है यह है, लेकिन तेलंगाना में भी पाया जाता है। कहां पे, तेलंगाना में भी इसका जो है मिलता है, तेलंगाना के दक्षिणी भाग में तेलंगाना में, और साथ ही साथ राजस्थान और महाराष्ट्र और राजस्थान में भी इस जनजाति के लोग पाए जाते हैं, लोग मिलते हैं। कहां कहां, आंध्र प्रदेश में, और कहां, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थान स्थित है। तो अभी जो इसके पहले क्वेश्चन देखे थे वो कहां का था, पश्चिम बंगाल का था। वो जो टाइगर रिजर्व था वह पश्चिम बंगाल था। यहां जो वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात हो रही है, कौन से पार्क की बात हो रही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कैसा पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और यह बिहार का एकमात्र पार्क है जो टाइगर से संबंधित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पार्क है वह एकमात्र पार्क है बिहार राज्य में। वह कहां स्थित है, कौन सी जगह पर स्थित है, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, बांका या पश्चिम चंपारण। चंपारण में है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण है। कहां है, तो हमारा जो होगा वह पश्चिमी चंपारण होगा। कौन सा चंपारण होगा, पश्चिमी चंपारण। कंफ्यूज नहीं होना है, पश्चिमी चंपारण में है। कहां है, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां हो गया, पश्चिमी चंपारण में, और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।
चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है और यह इसलिए भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि यह जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यह जो जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, कौन सी फैक्ट्री किस नदी के किनारे बसी, कौन सा बांध सबसे बड़ा है और कौन सा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। चलिए आप रिवाइज करिए और याद करिए कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बसा हुआ है? रावी होगा, चंबल होगा, ब्यास नदी होगा या सतलज नदी होगा? चलिए सतलज नदी तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ही होगा, लेकिन इसका यह भी आंसर बताइए कि कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में यह है सतलज नदी के ऊपर बना हुआ भाखड़ा नागल परियोजना? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है और यह गोविंद सागर एक जलाशय बनाता है। जलाशय का नाम क्या हो जाएगा? गोविंद सागर। जलाशय का नाम हो जाएगा गोविंद सागर और यह कहां है? हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर में स्थित है। चलिए और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम इसके साथ ही साथ जीके का जो क्वेश्चन है उसके साथ ही साथ रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही है और साथ ही साथ मैथ का भी क्लासेस आने वाला है। तो आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने जितने भी समस्याएं हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज्ञानतु की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहां पे क्या करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी परीक्षा में सफलता के लिए यहां पर आपके लिए बैठी हुई है और आप इसका फायदा जरूर से जरूर उठाएं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।